हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एनुअल क्लीननेस रैंकिंग रिलीज कर दी है। इंदौर जो सिटी है उसने इसमें टॉप किया है। अगर हम स्टेट्स की बात करें तो दो कैटेगरी हैं, ऐसे स्टेट जिसमें 100 अर्बन लोकल बॉडीज से ज़्यादा है तो उन स्टेट्स में टॉप किया है छत्तीसगढ़ ने, और सेकंड नंबर पर इसमें आया महाराष्ट्र एंड थर्ड नंबर पर आया है मध्य प्रदेश। सेकंड जो कैटेगरी है जिसमें 100 अर्बन लोकल बॉडीज से कम है उन स्टेट्स में टॉप किया है झारखंड ने, और यहाँ पर सेकंड नंबर पर हरियाणा एंड थर्ड नंबर पर गोवा आया है। सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है कि अभी पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन होगा तो इसमें इन तीनों फार्म लॉज को रिपील कर दिया जाएगा। लेकिन जो फार्मर्स जो रेगुलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने अपने स्टेटमेंट इस तरीके से रखे हैं कि देखो, जब तक विंटर सेशन में ये सब कुछ रिपील नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, रेगुलर रखेंगे। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो रेगुलर रहेगा, और हमने पहले से जो प्रोसीजर क्रिएट कर रखा था कि 22 नवंबर को हम महापंचायत करेंगे लखनऊ में, उसको ये जो 22 को महापंचायत जो होगी वो एक तरीके से इस विद्रोह की, इस विरोध की एक एनिवर्सरी के रूप में इसके सेलिब्रेट किया जाएगा। 26 नवंबर को ट्रैक्टर मार्च होगी, पार्लियामेंट का फर्स्ट डे होगा उस दिन विंटर सेशन का, और जब तक पार्लियामेंट में रिपील नहीं किया जाता इन लॉज को तब तक ये जो प्रोग्राम है, ये जो भी प्रोसीजर चल रहा है, एजिटेशन जो चल रहा है, उसको रेगुलर रखा जाएगा। सेकेंड यहाँ पर बात की गई है कि देखो, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आप जो पक्ष और विपक्ष, मतलब आप जो अपोजिशन है उसकी बात भी सुनते हो और फिर किसी रिजल्ट पर निकलते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रख दी कि हम रिपील कर देते हैं। हम रिपील करने के अलावा उसमें चेंजेस मांग रहे थे, इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP की हम गारंटी की मांग भी कर रहे थे, और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इसका अनाउंस नहीं करती कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को एज ए लॉ इंप्लीमेंट किया जाएगा तब तक हम अपने यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर, जैसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलीज होगी या फिर इम्प्लीमेंट होगी, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है उसमें भी जो आसाम स्टेट है वो एक तरीके से लैंग्वेज लैब के रूप में डेवलप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज बोली जाती है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये डिसाइड किया गया है कि जो स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है वो लोकल लैंग्वेज में दी जाए, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल आने से डरते हैं, क्योंकि हिंदी में या फिर अदर लैंग्वेज में वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और जो वो अपने रीजनल लैंग्वेज में स्टडी स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे वो कंफर्ट जोन में आकर के अपनी स्टडी को रेगुलर कर पाते हैं। तो इसी को लेकर के बोला गया है कि जो आसाम है वो आने वाले टाइम में अपना डोमिनेंस क्रिएट करेगा, क्योंकि अगर हम देखें लगभग हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पर 180 लैंग्वेज बोली जाती है यहाँ की ट्राइब्स के द्वारा, जिसमें आसाम में अकेले में 64 जो लैंग्वेज है वो बोली जाती है। मतलब हमारी जो सिविलाइजेशन की एक डाइवर्सिटी है वो एक स्ट्रांगली अगर हम बोलें तो आसाम में डोमिनेट करती है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं टूरिज्म को लेकर के। कोविड की वजह से टूरिज्म सेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ, सभी को पता है, क्योंकि ज़्यादातर जो डेस्टिनेशन प्लेसेस थे उनको बंद कर दिया गया था। जैसे कि आप कहीं भी घूमने जाते हो, सारे के सारे जो मोन्यूमेंट्स हैं, जो फोर्ट्स हैं, उनको क्लोज कर दिया गया था, और जो होटल्स हैं उनके ऊपर भी रोक लगाई गई थी। इसी की वजह से अब दोबारा से जब सब कुछ ओपन हुआ है तो टूरिस्ट जो हैं वो एक तरीके से कुछ चेंजेस देखने को मिला है। जैसे कि पहले जो पर्सन घूमने के लिए जाते थे 4 से 5 दिन, उन्होंने अब लॉन्ग टर्म उस जगह पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 से, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सबसे पहले तो है जो राजस्थान स्टेट है उसको लेकर के। वहाँ पर जो कंप्लीट कैबिनेट है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है, और दोबारा से वहाँ पर जो कैबिनेट है वो रिसफल होगी। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर देखो जो CM है अशोक गहलोत और जो वहाँ के वाइस CM थे सचिन पायलट, उनके दो अलग अलग गुटों के बीच में परेशानी देखने को मिल रही थी। और अब ये माना जा रहा है कि जो सचिन पायलट को जो सपोर्ट करते हैं उनके वो जो सपोर्टिव पर्सन है उनको एक तरीके से कैबिनेट में प्लेस दिया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, साउथ इंडिया जो हमारा है वो प्रेजेंट टाइम में फ्लड की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। तमिलनाडु में थाउजेंड्स लोग ऐसे हैं जो फ्लड्स की वजह से उनको डिस्प्लेस होना पड़ रहा है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, डीजीपी मीटिंग हुई और इसमें कुछ प्रेजेंट टाइम में कुछ इमर्जिंग जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में बात किया गया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको अटेंड किया। हर स्टेट के और जो हाईएस्ट पोस्ट है पुलिस में, जो हाईएस्ट पोस्ट है वो यहाँ पर ऑफिसर्स आए थे। कुछ ने वर्चुअली मीटिंग को भी इसमें पार्टिसिपेशन किया। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिसमें अगर हम बात करें, जिसमें टेरर मॉड्यूल्स हो गया, साइबर क्राइम हो गया, ओके, ये कुछ ऐसे हैं जो प्रोमिनेंटली इस टाइम डोमिनेंस कर रहे हैं। तो इन सबको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 से देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर बात की गई है, आरबीआई ने कुछ रिपोर्ट की है। रिपोर्ट में ये बोला है कि प्ले स्टोर पर बहुत सारे लगभग 600 के लगभग ऐसे इलीगल लोन ऐप हैं जो लोगों को लोन देते हैं और एक तरीके से उनके ऑनलाइन सारे जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एक्सेस कर लेते हैं। अगर वो पर्सन एक भी डेट को ऊपर चूकता है और अपना जो लोन है उसको मतलब सबमिट नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से जो उनके फैमिली फ्रेंड्स हैं उन सभी को कॉल करके थ्रेट देने की बात की जाती है। इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि इस तरीके के जो इलीगल ऐप हैं उनको किसी को भी मतलब किस तरीके से उनको चलाया जाए, किस तरीके से उनको गवर्न किया जाए, इसके लिए कोई भी प्रोसीजर नहीं है। तो इस तरीके के जो भी ऐप्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर कोविड के बारे में ही बताया गया है कि जो कल्चरल शोज हैं जिनको कोविड की वजह से बंद कर दिया गया था, अब दोबारा से उड़ीसा जो स्टेट है उन्होंने अपने यहाँ पर जो भी ओपेराज थे, जो भी ओपन एयर थिएटर्स थे, स्ट्रीट प्लेस थे, उनको रेगुलर कर दिया है। यहाँ पर जो आर्टिकल है ये इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई है कि भाई दिल्ली में जो पोल्यूशन देखने को मिला है उसको लेकर के एक फुल फ्लेज्ड हियरिंग होनी चाहिए। पिटीशन डाली गई है। इस पिटीशन में ये बोला गया है कि देखो, हम जब ये पोल्यूशन लेवल बढ़ रहा है उसकी वजह से भी हमारी सोसाइटी में जो गैप है रिचर और जो पुअर पर्सन है उनके बीच में इंक्रीज हो रहा है। कारण क्या है, जो रिचर पर्सन है वो अपने पास में बहुत सारे गैजेट्स ऐसे रखते हैं जिसकी वजह से जो एयर काफ़ी क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो जाती है। एयर प्यूरिफायर को यूज़ करते हैं जिसकी वजह से उनको इतना पोल्यूशन लेवल इंक्रीज नहीं हुआ दिखता है। लेकिन वो लोग जो एक तरीके से जो स्ट्रीट लाइट होती हैं या रोड लाइट होती हैं उस एरिया में जो लोग रहते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इस पोल्यूशन लेवल का, क्योंकि जो पोल्यूशन लेवल है वो एक तरीके से दिल्ली में इंक्रीज ही होता जा रहा है। अगर हम बात करें, एट ईच मिनट माइक्रोन ऑफ द PM 2.5 कम्स टू रेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ ए चाइल्ड्स लंग। रेगुलर जो है वो इतना इंक्रीज होता जा रहा है और वो कभी नहीं छूटता है। मतलब उनके जो लंग्स हैं, सोचो आप कितना इफेक्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे हम यह देखेंगे फ्यूचर में पल्मोनरी जो डिसऑर्डर्स हैं या फिर कोलैप्स्ड लंग्स एंड वर्स, इससे भी ज़्यादा सीरियस कंडीशन देखने को मिल सकती है। 1985 के समय में ही कोर्ट के द्वारा इसी तरीके की एंजाइटी को शेयर किया गया था और एयर पोल्यूशन को लेकर की एडवोकेट एंड एक्टिविस्ट MC मेहता ने 1985 में इसी तरीके की पिटीशन दायर की थी कि भाई प्रेजेंट टाइम में 1 करोड़ से भी ज़्यादा हमारे यहाँ पर चिल्ड्रन ऐसे हैं जो रेगुलर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड हो रहे हैं और इनका जो अगर हम कोज देखें ना कि ये सारी चीज़ें, ये डिजीज़ क्यों आ रही है, तो उनका जो कोज है वो एयर पोल्यूशन है। लैंसेट की जो रिपोर्ट आई है उसमें, लास्ट ईयर की रिपोर्ट है, उसमें बोला गया है कि 1.7 मिलियन डेथ्स ऑफ इंडियंस वर ड्यू टू द पॉइजन दैट वाज बीइंग ब्रीथ विच वाज एस्टिमेट टू बी ए 2,60,000 करोड़ लॉस टू द इकोनॉमी, अबाउट 1.5% ऑफ द GDP। मतलब इतने लोग तो जो हैं वो एक तरीके से जो सीवियर एयर क्वालिटी है उसको कंज्यूम कर रहे हैं और उसकी वजह से इतने लोगों की डेथ हो रही है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर इतना बर्डन क्रिएट हो रहा है जिसकी वजह से हमारी GDP का 1.5% जो है वो नुकसान में जा रहा है। तो इसके लिए जो हमारी जुडिशरी है उसको एक्टिविज्म दिखाना होगा। जुडिशरी ने अभी स्टेटमेंट भी दिया था कि देखो, जब तक जुडिशरी इस चीज़ को, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको ये लगता है कि जुडिशरी इसके बारे में कुछ बोलेगी तब जाकर के कुछ काम करना है, बल्कि ये होना चाहिए कि सभी गवर्नमेंट को अपने बेसिस पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जानी चाहिए। अब अल्टरनेट तो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये बोला जा रहा है ना,
वैसे देखो दिल्ली में क्या बोला जाता है कि जैसे ही विंटर आती है बोलते हैं कि अरे पोल्यूशन इंक्रीज हो गया। भाई वो विंटर में नहीं होता है, वो हर टाइम होता है, क्योंकि हर टाइम क्या होता है कि जो एयर है वो बहती रहती है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन लेवल इंक्रीज होता दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे ही विंटर आती है जो विंड है वो रुक जाती है, जो मतलब जो उसकी स्पीड जो है वो हाई होती है उससे लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्टेगनेंट होने लग जाता है और जो पोल्यूशन लेवल है वो इंक्रीज हुआ दिखता है। बहुत सारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इसी तरीके की भी डाली गई है कि फायर क्रैकर्स को बिल्कुल आप बैन कर दीजिए। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है। तो जुडिशरी को इसमें इंटरवीन करने की आवश्यकता है। जुडिशरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट या फिर इंपॉर्टेंट एक प्रोसीजर के तहत काम करने की आवश्यकता है, तभी जा करके इसका कुछ रिजल्ट निकल करके आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से, यूएस जो है उन्होंने कमिट किया है कि वेस्ट एशिया की जो सिक्योरिटी है वो हमारा मेन काम है। ये जो वेस्ट एशिया इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि वेस्ट एशिया के अंडर आप कौन कौन सी कंट्रीज़ को इंक्लूड करोगे। इसमें ईरान के ऊपर फोकस किया गया है कि ईरान जिस तरीके से अपने न्यूक्लियर वेपन्स को इंक्रीज, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, अगर ईरान नहीं मानता है तो यूएस अपनी आर्मी को वहाँ पर डिप्लॉय करने से नहीं मानेगा और ईरान को कैप्चर करने की, काउंटर करने की कोशिश करेगा। अभी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर डिस्कशन चल रहा है कि ईरान जो है वो दोबारा से एग्रीमेंट के ऊपर साइन करे, यूएस भी और जो अदर कंट्रीज़ हैं P5 कंट्रीज़ वो भी इसमें आए और ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में उसके ऊपर दोबारा रीनेगोशिएट हो सके और इस फाइनल स्टेटमेंट के ऊपर आया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर FAQ पेज से, आज संडे है और कुछ इंपॉर्टेंट जो डाटा मतलब वीकली कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन में यहाँ बताया होता है। फर्स्ट जो न्यूज़ है वो जुडिशरी में जो जुडिशियल ट्रांसफर्स है उनके प्रोसीजर को लेकर के है। अभी क्या इशू हुआ है कि चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी जो मद्रास हाई कोर्ट में है उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया मेघालय हाई कोर्ट में। तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई कि भाई आप जुडिशियल जो ट्रांसफ़र करते हो उसका क्या कारण है, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के आधार पर करते हो या फिर किसी को पनिशमेंट देने के आधार पर करते हो, क्योंकि कारण तो बताओ ना, क्योंकि कारण क्लियर नहीं किया जाता है। कारण ये माना जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ तो कारण होगा ना जो आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो। 2019 में जस्टिस विजया के जो थे उनका भी इसी तरीके से ट्रांसफ़र किया गया था मद्रास हाई कोर्ट से। वो मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उनको मेघालय भेजा जा रहा था तो उन्होंने रिज़ाइन करना ही पसंद किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोसीजर है, आर्टिकल 222 मतलब आर्टिकल 222 कॉन्स्टिट्यूशन का ये बात कहता है कि हाई कोर्ट के जजेस का अगर ट्रांसफ़र करना है और इसमें चीफ जस्टिस भी शामिल है तो अगर प्रेसिडेंट कहे, लेकिन प्रेसिडेंट भी किसकी कंसल्टेशन पे कहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर एक जज का ट्रांसफ़र करना है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट पर तो प्रेसिडेंट में के पास में पावर है, लेकिन चीफ जस्टिस की इसमें कंसल्टेशन होनी चाहिए। इसके अलावा एक कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है ट्रांसफर्ड जज को। इसका मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास पावर है जज को ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्टिंग होना चाहिए। टाइम टू टाइम देर बहुत सारे ऐसे प्रपोजल आए हैं जिसमें ये बोला गया है कि 1/3 ऑफ द कंपोजिशन ऑफ एवरी हाई कोर्ट शुड हैव जजेस फ्रॉम अदर स्टेट्स। मतलब किसी भी हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उसमें 1/3 जो पार्ट है वो किसी अदर स्टेट से होने चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू रहा है, बहुत अलग अलग केसेस के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि 1977 में केस आया था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज साकलचंद हिम्मतलाल सेठ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक आइडिया जो था उसको रिजेक्ट कर दिया था कि हाई कोर्ट का जो जज है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी कंसेंट के आधार पर ही उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसको रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि भाई जो जज है वो तो कभी नहीं चाहेगा कि उसका ट्रांसफ़र हो अगर वो वहाँ पर कंफर्ट है तो जो ये है ट्रांसफ़र जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट पर होना चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें, देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसकी जो कंसल्टेशन है उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि भाई वो कंसल्टेट करेंगे, वो एक तरीके से इस बात के लिए बोलेंगे कि हाँ ट्रांसफ़र कर सकते हो, तभी ट्रांसफ़र किया जाना है। दूसरा केस होता है 1981 में SP गुप्ता वर्सेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें ये बोला जाता है कि जो लॉ मिनिस्टर है वो प्रपोज करे एक सर्कुलर को लेकर के, और जो एडिशनल जजेज हैं हाई कोर्ट्स में उनसे भी पूछा जाए कि भाई जो भेजा जा रहा है, जिसको बुलाया जा रहा है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया और बाद
बाद में जो सेकंड जजेस केस हुआ 1993 में, इसमें जो प्रेजेंट टाइम में जो चलता आ रहा है उसी को फॉलो किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उसकी ओपिनियन जरूरी होती है। अगर जज को, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, तो सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं उसका कंसल्टेशन, इनका कंसल्टेशन जरूरी है। और अगर जज भेजना है, हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसमें सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जिससे भेजा जा रहा है और जिस हाई कोर्ट में भेजा जा रहा है वहाँ के चीफ जस्टिस से, इन सभी कंसल्टेशन किया जाना है। मतलब कोलेजियम ऑफ जजेस भी आ गया ट्रांसफर को लेकर के भी। अब हमारे प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रेजेंट टाइम में इसी फॉर्मूला को फॉलो किया जा रहा है। और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो ट्रांसफ़र इशू है, ये इसलिए नहीं है कि क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है, क्योंकि देखो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और हमारे यहाँ पर जो जुडिशरी है उसमें एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लेकर के नहीं किया जा रहा। लेकिन आप कारण जो है भाई, कंट्रोवर्शियल ये है कि ट्रांसफर्स में आप कारण जो है ना उसको आप क्लियर करो। ये बताया ही नहीं जा रहा है कि आप क्यों इस जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे हो, कुछ कारण है, क्या ऐसी गलती हुई है उस जज से, या फिर क्या ऐसा लगता है कि उसने ये जो गलत तरीके से अपना काम को नहीं ढंग से परफॉर्म किया, या कुछ भी ऐसी चीज़ें वो क्लियर होनी चाहिए। जब वो क्लियर होती हैं तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट नहीं होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कोल को लेकर के। अभी COP26 की मीटिंग हुई। COP26 की जो लास्ट डे था उस दिन हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली कि फेज्ड आउट जो आप वर्ड बोल रहे हो उसकी जगह फेज डाउन वर्ड को हम प्रॉमिस करते हैं कि कोल का हम फेज डाउन करेंगे। अब ये इशू क्रिएट हो गया। इशू इस तरीके से क्रिएट हो गया कि भाई फेज्ड आउट करना है, क्योंकि कोल जो है अगर हम उसके बारे में देखें तो कोल की डिपेंडेंस अगर कम नहीं हुई तो कोल जो है वो क्लाइमेट चेंज में एक मेजर इफेक्ट रोल प्ले कर रहा है। और कोल की वजह से कोल इज द मोस्ट पोल्यूटिंग अमोंग फॉसिल फ्यूल्स एंड हेंस इट्स यूज इन पर्टिकुलर हैज़ कम अंडर स्क्रूटनी। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अब क्या है, डिफ़िकल्ट क्या है, इंडिया ने क्यों बोला कि भाई हम फेज्ड आउट नहीं करेंगे, फेज डाउन करेंगे? कारण क्या है कि हमारी डिपेंडेंसी कोल पे प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा है। हमारी डोमेस्टिक जो माइंस की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ दिस कोल जो है वो डोमेस्टिक माइन से हम निकालते हैं कोयले को, और उसमें भी अगर हम ज़्यादातर देखें तो ज़्यादातर जो है वो हमारा उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है यहाँ से कोल प्रोडक्शन होता है। अब कोल प्रोडक्शन तो हो गया, इससे क्या है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो अभी भी कोल प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। हालांकि हमने टारगेट लिया है कि 2030 तक हम जो अपनी 50% है 500 गीगावाट तक हम रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। मेजर प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो एक रिलायबल सोर्सेज के रूप में इंक्रीज नहीं हुआ है। अभी भी जो लोग हैं वो एक तरीके से उसके ऊपर डिपेंडेंसी करने से पहले बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं। तो कोई भी जो चेंजेस आता है वो अचानक नहीं आता है, उसमें ट्रांसफ़र होने में जो ट्रांजिशन पीरियड होता है उसमें टाइम लगता है। अभी हमारे यहाँ पर जो रिन्यूएबल एनर्जी से हम एनर्जी बनाएंगे, उसको स्टोर करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी ज़रूरत होगी, और उसके लिए चाहिए मनी। इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि COP15 की जब मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड किया गया था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो मनी ट्रांसफ़र करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जब तक आप मनी नहीं भेजोगे, जब तक डेवलपिंग कंट्री जो है वो कोल के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंसी है उनको कम नहीं कर सकते, क्योंकि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा हैं, जैसे 2030 तक हम 500 गीगावाट तक लेंगे, मतलब 50% जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर हम डिसाइड करेंगे। इसके अलावा क्या होगा, जब हम इस तरीके से ट्रांसफ़र करेंगे तो एक डेकेड में 1 बिलियन टन्स जो कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस होगा। मतलब देखो कितना इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, अब इंडिया को अगर 1 बिलियन टन जो है वो डिक्रीज करना है कार्बन एमिशन को, तो 2030 तक हमें कार्बन के ऊपर जो आउटपुट है वो 22% तक रिड्यूस करनी होगी। और प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो 12% ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। 2030 तक हमने बोला है 50%, तो ये मुश्किल होगा। अभी 12% ही हम रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी जनरेट करने हैं, 2030 तक बोला है कि 50% पे आ जाएंगे। तो ये जो टारगेट जो हमने लिया है ना वो अचीवेबल नहीं है। अचीवेबल तो हो सकता है लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा मनी
जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाहिए, और इसी की मांग की जा रही है कि वही जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो सब कुछ भेजो, हम इजीली अपना जो है वो ट्रांसफ़र कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो भी शी जिनपिंग जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं और जो बाइडेन, उनके बीच में डिस्कशन होता है। डिस्कशन में जो डिस्कशन है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक चलता है, क्योंकि अभी तक जो फेस टू फेस जो मीटिंग है वो उनकी हो ही नहीं पाई है। इसके अलावा अभी मार्च 2021 में हमने देखा कि दोनों ही तरफ से, दोनों के जो कंट्रीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स हैं उन्होंने मुलाकात की अलास्का यूएसए में, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अगर हम मेजर इश्यूज़ की बात करें कि दोनों के बीच में क्या क्या मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो मेजर टॉप में प्रॉब्लम है वो है ट्रेड एंड टैरिफ्स को लेकर के। ये एक बायलैटरल फ्रिक्शन देखने को मिलता है यूएस और चाइना के बीच में। दूसरी अगर हम बात करें तो वो है ताइवान की इंडिपेंडेंस। यूएस चाहता है कि ताइवान इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन जो चाइना बोलता है कि वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है। इसके अलावा मेजर प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी में जो चाइना जो है वो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, और यूएस को लगता है कि जो सब कुछ डोमिनेंस उनके हाथ में था वो सब कुछ एक तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब ट्रेड वॉर देखने को मिलता है। बहुत सारी ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेज हैं टेक्नोलॉजी को या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के जो अनफेयर हैं, और इसी को लेकर के दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है। बहुत सारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं, या फिर आप देख ले साउथ चाइना सी जो है वो भी एक मेजर इशू है, इंडो पैसिफिक वाला जो रीजन है वो भी एक मेजर इशू है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से दोनों के दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है कुलभूषण जाधव को लेकर के। पाकिस्तान ने इनको गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, उसके बाद में इनके ऊपर आरोप लगाए गए, और आरोप लगाने के बाद में इनको सजा दी गई, पनिशमेंट दिया गया। लेकिन इंडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब इसको ये जो इन्होंने फैसला दिया उसको जब लेकर के गए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में इस तरीके की लॉ ही नहीं है, और पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन जो है उसका जो आर्टिकल है उसको वायलेट करने की कोशिश की है। तो इसके लिए कुछ ऐसे लॉ बनाए जाएं ताकि कुलभूषण जाधव जो है वो भी अपने आप को स्टैंड कर सके। तो इसी को लेकर के जो अभी पाकिस्तान है उसमें एक नया लॉ क्रिएट किया गया है। अब इसका रिजल्ट क्या रहेगा, कुलभूषण जाधव को जो छूट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, उनको जो भी एक तरीके से डेथ पनिशमेंट जो दिया गया था वो चेंज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो तो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ पर देखिए कौन कौन सी टॉप प्रोफाइल्स जो हैं वो न्यूज़ में रही हैं इस वीक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है करतारपुर कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर जो है इसमें सिखिज्म रिलीजन के दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक इंडिया में और एक है पाकिस्तान में। इन दोनों को कनेक्टिविटी देने के लिए करतारपुर कॉरिडोर बनाया गया था। दोबारा से इसको ओपन किया गया है कोविड की वजह से, जो लॉन्ग टर्म से बंद था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है वीर दास। इस प्रोफाइल को प्रेजेंट टाइम में एक वीडियो इनका वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने 2 इंडियाज़ की बात की है। इन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बोली हैं कि देखो हम बात करते हैं हमारे इंडिया में कि इंडिया में बोला जाता है कि वीमेन एम्पावरमेंट बढ़ाओ, वीमेन को पूजा जाता है एज ए गॉडेस, लेकिन जो बहुत सारे गैंगरेप जो इशू हैं वो भी हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि हम वेजिटेरियन हैं, लेकिन जो फार्मर्स वेजिटेबल्स उगाते हैं उन्हीं के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है। मतलब एक तरीके से जो हमारा इंडिया है उसके 2 पहलुओं के बारे में उन्होंने बात की है। इसलिए प्रेजेंट टाइम में ये जो टर्म है वीरदास जो नाम है वो काफ़ी ट्रेंड में बना हुआ है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।